हेलो। हेलो पुलिस, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। बेटी तुम कौन बोल रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नरगिस है। ठीक है, अब ये बताओ कि बेटा तुम्हें क्या शिकायत दर्ज करवानी है? जी मेरी अम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा बेटा देखो, तुम रो मत, जो भी कुछ है ना मुझे पूरी बात बताओ। जी मेरी अम्मी आज सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उन्हें हर जगह पता करा, उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। बेटा तो उन्होंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा किया है? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। अच्छा बेटा, उनका कभी किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? जी नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी अब्बू। अच्छा, और तुम्हारे अम्मी का क्या नाम था? फुल्लू बेगम। अच्छा बेटा, तुम्हारी अम्मी घर से कहीं चली गई है और रिपोर्ट तुम दर्ज करवा रही हो। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? जी वो तो काम पर गए हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे अब्बू कहाँ काम करते हैं बेटा? जी वो एक लक्ष्मी नगर के एक। जैसे ही 16 साल की मासूम नरगिस ने पुलिस में अपनी मां फुल्लू बेगम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस भी फौरन हरकत में आई और फौरन इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसके हाथ फुल्लू बेगम की गुमशुदगी के बारे में एक भी सुराग नहीं लगा, तो उसने फुल्लू बेगम के पति मोहम्मद गुलबुद्दीन से पूछताछ करने का मन बनाया। तुम्हारी आखिरी बार बीवी से बात कब हुई थी? सर बुधवार रात को, जब मैं काम से वापस लौटकर घर आया। अच्छा, और आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? सर उसी रात सोने से पहले, क्योंकि सर मैं थका हुआ था और सो गया। पर जब सुबह उठकर देखा तो वो घर पर नहीं थी। मुझे लगा कहीं बाहर चली गई होंगी, पर वो दिन तक वापस नहीं आई तो मुझे कुछ शक सा होने लगा और मैं काम पर चला गया। काम पर चले गए? लेकिन तुम्हें शक क्यों हो रहा था? सर मुझे लगा किसी के साथ भाग गई होंगी, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है सर। कभी पहले भी गई है घर से ऐसे? नहीं सर, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं गई। घर से जाने से पहले कोई चिट्ठी या कोई नोट छोड़ करके गई थी वो? नहीं सर, मुझे तो कोई चिट्ठी या नोट कुछ भी नहीं मिला। तो तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? सर मैं तो यूँ ही कह रहा था। सर मैं चलूँ, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। चल अच्छा ठीक है, अभी तो तू जा, लेकिन अगर तेरी बीवी घर पर आ जाए तो हमें बता देना। ठीक है सर। गुलबुद्दीन से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस वालों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि एक शख्स की पत्नी को घर से गायब हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन गुलबुद्दीन के माथे पर शिकन की एक भी लकीर नहीं थी। लेकिन पुलिस के पास उस पर शक करने की कोई वाजिब वजह भी नहीं थी। लेकिन पुलिस को गुलबुद्दीन के हर जवाब में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा था। सर। हाँ आओ विनोद। सर विनोद, तुमको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? पता नहीं सर, इस पर शक भी करे तो कैसे? सोच विनोद सोच, जिस आदमी की बीवी 24 घंटे से गायब हो वो इतने इत्मीनान से काम पर जाने की बात करेगा? सर ये बात तो है। तो आपका मतलब है कि ये जानता है कि इसकी पत्नी कहाँ है? इस आदमी की हरकतें और हाव भाव देख के तो यही लगता है कि ये हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। ये तो जानता है, हमें बता नहीं रहा। हर इंसान में 10-20 चेहरे होते हैं। जिस इंसान को भी देखना जरा गौर से देखना। कभी कभी यह यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिस चेहरे को हम देख रहे हैं वो उसका असली चेहरा है या उसने हमें सिर्फ दिखाने के लिए ओढ़ रखा है। और यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिस शख्स पर आप यकीन करते हो उसके असली चेहरे को भी आप जानते हो। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आगाह कर रहा हूं कि जिस पर भी भरोसा करें उसके असली चेहरे को भी जरा जान लें। हमारे आज के एपिसोड को देखने के बाद आपका यकीन पर से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क अ वायलेंट लव स्टोरी। तो क्या करें सर? अगर आप कहते हैं तो दोबारा बुलवाऊं गुलबुद्दीन को? बुलाना ही पड़ेगा विनोद, बिना बुलाए हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बार पूछेंगे क्या सर? वही जो उसने हमें बताया नहीं और जो उसने हमसे छुपाया है। सर आपको वाकई लगता है कि इसको पता है कि इसकी पत्नी कहाँ है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन गुलबुद्दीन हमसे कुछ ना कुछ छिपा जरूर रहा है। हाँ साहब, पड़ोसी बोल रहे थे
कि फुल्लू बेगम एक नेक औरत थी और उसका पति उस पर शक कर रहा है। कुछ तो है जरूर। तो विनोद एक काम कर, जा और इस गुलबुद्दीन को बुला करके ही लेके आ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। इलाके के एक घर में एक महिला गायब थी। उसकी गुमशुदगी से पूरा मोहल्ला हैरान था। लेकिन गुलबुद्दीन के घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पुलिस फुल्लू बेगम की गुमशुदगी मामले में अपनी जांच शुरू कर देती है। घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ था और बस यही वो चीज थी जो पुलिस को परेशान कर रही थी। और जिस शख्स को अपनी पत्नी की गुमशुदगी से सबसे ज्यादा परेशान होना चाहिए था, वो सबसे इत्मीनान में दिख रहा था। हमें ये शक था कि जब इससे हम बात कर रहे थे तो उसके चेहरे पर उतना वो रंज नहीं दिखा कि भाई वाइफ मिसिंग है, बेटी अकेली है। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई उस पर कहीं उसको दुख हो कि भाई उसका वाइफ चला गया। उस पर फिर हमें शक हुआ। शक करके फिर हमने जब उससे इंटरोगेशन करना शुरू किया, भी आपने किससे फ़ोन किया, किससे बात किया। उन्होंने कहा जी मैंने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया। जब उन नंबर्स पे मैंने बात किया तो उसने कहा जी हमसे बात ही नहीं हुआ, हमें उसने कुछ बताया नहीं। तो फिर हमें शक हमारा थोड़ा सा बढ़ता चला गया। चल ये बता 15 अप्रैल को क्या हुआ था? सर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब मैं काम से लौटकर वापस घर आया तो मैं काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि मुझे आने में लेट हो गई और मैं थका हुआ था, इसलिए सर मैं जल्दी सो गया। चलिए बता, क्या आखिर हुआ क्या था? सर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यही सब कुछ हुआ था सर। अच्छा चल एक बात का जवाब दे दे, तेरी बीवी गायब हुई है और तू आराम से काम पर जा रहा था। तेरी बेटी तो कह रही थी कि तू अपनी बीवी के साथ अक्सर मारपीट करता था, और ये मकान बेचने का क्या चक्कर है? सर ये तो आप भी जानते हैं कि मियाँ बीवी में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो तू सीधे तरीके से नहीं बताएगा, तू बताता है या मैं अपना तरीका बदल दूं? देखिए सर ये तो गलत बात है, आप लोग एक सीधे साधे आदमी को परेशान कर रहे हैं। चल शुरू हो जा। कहाँ तेरी बीवी? सर अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता देता सर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे कुछ नहीं पता सर, सर मुझे मत मारिए। पहले तो गुलबुद्दीन पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। पुलिस के सवालों के ऐसे जवाब दिए जिससे पुलिस की शक की सुई गुलबुद्दीन की तरफ घूम गई, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा शख्स बैठा था जो हर बदलते लम्हे के साथ अपना चेहरा बदल रहा था। कुछ देर की सख्ती के बाद गुलबुद्दीन टूट गया और उसके बाद उसने पुलिस के सामने फुल्लू बेगम की गुमशुदगी के सारे राज खोल दिए। ये वो राज थे जिन्हें सुनकर दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई। देखो ये नाटक करना छोड़ दो और हमें सीधे तरीके से बता दो कि तुम्हारी पत्नी के गायब होने के पीछे क्या कहानी है, और हम जब तक तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक तुम पूरी कहानी बता दोगे। सर बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ सर, बताता हूँ। याद आ गया है? बता कहाँ है तेरी बीवी? सर मैंने उसे मार दिया। मार दिया? अपनी बीवी को मार दिया? क्या कारण था उसको मारने का? सर मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। उसका हस्बैंड है गुलबुद्दीन, उसको बुलाया, उसको पकड़ा, उससे इंटरोगेट किया। जब सस्टेंड इंटरोगेशन में तो पता लगा कि उसी ने उसका मर्डर किया। कमाल है, गुलाबुद्दीन ने जिस लड़की से निकाह किया था, जिस लड़की को उसने अपने घर की जीनत बनाया था, उस लड़की को जान से मारते वक्त गुलाबुद्दीन के हाथ जरा भी नहीं कांपे। गुलाबुद्दीन ने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका अख्तियार किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये राज हम बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि ये राज है ब्रेक के उस पार। दरअसल गुलबुद्दीन की जिंदगी में एक नई औरत आ चुकी थी
और वो बाकी जिंदगी इस औरत के साथ गुजारना चाहता था। लेकिन वो अपने मंसूबों में तब तक कामयाब नहीं हो सकता था जब तक कि वो अपनी पहली पत्नी का कत्ल न कर दे। बस अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए उसने फुल्लू बेगम का कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगाने का जो तरीका उसने अख्तियार किया वो बेहद खौफनाक जरूर था। चल बता, क्यों मारा तूने अपनी बीवी को? अबे बोलता क्यों नहीं, क्यों मारा तूने अपनी बीवी को? सर वो मुझसे रोज लड़ती थी, इसलिए मार दिया सर उसको। अच्छा, किस बात पर लड़ती थी और किस बात पर तुमने उसको मार दिया? सर मैं घर बेचना चाहता था और वो इसके लिए तैयार नहीं थी सर। घर बेचना चाहता था और वो तैयार नहीं थी, तो इसका मतलब क्या तू उसे जान से मार देगा? सर मार दिया मैंने उसको। दरअसल गुलबुद्दीन की जिंदगी में एक और लड़की आ चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने फुल्लू बेगम को धोखे में रखकर इस लड़की के साथ निकाह भी कर लिया था। अब वो दिल्ली छोड़कर उसके साथ असम में बसना चाहता था। बस इसीलिए वो घर बेचना चाहता था, लेकिन फुल्लू बेगम इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। मर्डर करने का मोटिव ये था कि इसने असम में कोई दूसरी शादी कर ली थी और ये लेडी जिसकी उम्र 35-36 साल है, इसको एक 16 साल की बच्ची भी है। इससे वो छुटकारा पाना चाहता था और दूसरी शादी कर यहाँ जो इसका प्लॉट है 25 गज का, उस प्रॉपर्टी को बेचकर ये वहाँ जाना चाहता था। ये इसका मोटिव रहा। कहते हैं इश्क जब हद से गुजर जाए तो वो जुनून बन जाता है और जुनून में इंसान अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाता है। और यही हुआ भी गुलबुद्दीन के साथ। गुलबुद्दीन ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपनी पत्नी से छुपाकर दूसरी शादी की। उसके बाद वो अपना मकान भी बेचना चाहता था ताकि अपनी नई नवेली बेगम के साथ दिल्ली से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। जब गुलबुद्दीन को लगा कि फुल्लू बेगम उसकी बात के लिए अपनी रजामंदी नहीं देगी, तो उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रची। साजिश अपनी बीवी के कत्ल की। और फिर 14 अप्रैल की रात जब वो घर लौटा तो एक बार फिर उन दोनों के बीच बहस हुई। सुनो, तुमसे क्या कह रहा हूं मैं, सुन रही हो ना तुम? हाँ सुन रही हूँ। देखो, मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। आखिर क्यों बेचना चाहते हो तुम इस घर को? इतने पैसों का क्या करोगे? और तुमने कभी सोचा कि ये घर बेचने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? अरे दिल्ली छोड़ देंगे और मैं कहीं भी जाकर अपना रेस्टोरेंट खोल लूंगा, समझ गए? तो दिल्ली में क्यों नहीं अपना काम धंधा शुरू कर देते? और तुम बाहर कहाँ जाना चाहते हो? मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? नहीं, कभी नहीं। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि मेरे जीते जी इस घर को तुम नहीं बेच सकते। इसके बाद फुल्लू बेगम सोने के लिए घर की पहली मंजिल पर चली गई। उनकी बेटी नरगिस घर के ग्राउंड फ्लोर पर सो रही थी और पहले से तय अपने प्लान के मुताबिक गुलबुद्दीन ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। थोड़ी देर तक उसके हाथों में छटपटाने के बाद फुल्लू बेगम ने दम तोड़ दिया। गुलबुद्दीन अपने प्लान के पहले चरण में कामयाब हो चुका था। गुलबुद्दीन फुल्लू बेगम का कत्ल कर चुका था, लेकिन उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने जो तरीका अख्तियार किया वो बेहद ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, खूनी इश्क के दर्दनाक अंजाम में डूबी इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि गुलबुद्दीन ने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश का जो हश्र किया उसे सुनकर दिल दहल जाए। क्योंकि गुलबुद्दीन जानता था कि रात के अंधेरे में वो फुल्लू बेगम की लाश को आसानी से ठिकाने लगा सकता है, लिहाजा उसने लाश के 3 टुकड़े किए। लाश के 3 टुकड़े करने के बाद उसने उन्हें 3 बोरों में डाला और फिर
उन 3 बोरों को घर के पास एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसने उसका वहीं अपने घर के ऊपर ही बेटी नीचे सो रही थी और ऊपर वाले फ्लोर पे उसने उसका पहले गर्दन दबा के उसको मार दिया और बाद में उसका आरे से उसका 3 पीस किया बॉडी का, वो गर्दन अलग, धड़ अलग और नीचे पैर अलग, उनको 3 बोरे में डाला और एक खाली प्लॉट में डंप कर दिया उसी रात को ही। और बेटी से ये कह दिया कि ये तुम्हारी मदर मिसिंग है, वो कहीं चली गई है। जब उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया तो घर में सो रही बेटी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी अम्मी की हत्या की जा चुकी है और उसकी अम्मी को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अब्बू ने ही मारा है। सुबह जब नरगिस ने उससे अपनी अम्मी के बारे में पूछा तो गुलबुद्दीन ने अपनी बेटी से झूठ बोल दिया कि उसे नहीं पता कि उसकी अम्मी कहाँ है। गुलबुद्दीन को लगा था कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, लेकिन उसकी अपनी बेटी ने जब अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई तो फुल्लू बेगम के कत्ल की सारी कहानी जमाने के सामने आ गई। हम आपको बता दें कि गुलबुद्दीन की निशानदेही पर पुलिस ने फुल्लू बेगम के लाश के टुकड़े बरामद कर लिए और जिस आरी और चाकू का इस्तेमाल हुआ था पुलिस ने वो भी बरामद कर ली। गुलबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपने देखा कि एक अंधे प्यार में गुलबुद्दीन ने कितने चेहरे बदले। पहले वो आशिक, फिर वो शौहर और फिर वो कातिल बन गया। इसलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि हर एक इंसान में 10-20 चेहरे छुपे होते हैं। आज हमें बस दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए केस के साथ।